स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स में। तो चलो बच्चों लोग, आज हम लोग नेशनल इनकम का सम मोर कॉन्सेप्ट्स लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग अपना सारा का सारा बेस को क्लियर करेंगे, तब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने न्यूमेरिकल की ओर। तो अब हम लोग डील करने जा रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जो कि चैप्टर 3 है मेरा, और पूरी नेशनल इनकम यूनिट का एक दूसरा पार्ट। तो ये रहा मेरा नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो चलो बच्चों, क्या कुछ पढ़ना है हम लोग को इस बुक में या फिर अपने इस चैप्टर में? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बारे में। उसके बाद जीडीपी और एनडीपी, ये फिनोमेना क्या होता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स और कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नॉमिनल और रियल जीडीपी किसे बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या है हमारा, जीडीपी और वेलफेयर। ठीक है, तो चलो ये सारा कुछ हम लोग आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सभी बच्चे चैनल के साथ बने रहेंगे ताकि आप लोग जो भी डाउट हो वो धीरे धीरे कवर अप करो। तो चलो क्लास, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। ठीक है, तो देखो बच्चों, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? ठीक है, डोमेस्टिक इनकम का हमारा मतलब होता है कि हर वो फैक्टर इनकम जो मेरा पूरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा हो। ठीक है, अब वो प्रोडक्शन या फिर वो फैक्टर इनकम जनरेट होता है देश में नॉर्मल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट दोनों के द्वारा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम लोगों ने क्या बोला कि डोमेस्टिक इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सारा का सारा फैक्टर इनकम। ठीक है ना, तो याद होगा बच्चे लोग कि हम लोग जो है ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या पढ़े थे कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फर्म को यानी कि प्रोड्यूसर को कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इस फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट इसे क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, जिसे फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला है कि डोमेस्टिक इनकम मेरा वो सारा फैक्टर इनकम हुआ जो कि मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है। जो कहां प्रोड्यूस हो रहा है, मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, अब बाय द नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अब ये फैक्टर इनकम जनरेट कौन कर रहा है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों। क्लियर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो सर सवाल आता है कि सर फैक्टर इनकम को मोर डिटेल में समझाइए। सर डोमेस्टिक टेरिटरी किसे बोलते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट का क्या क्या सर एग्जांपल हो सकता है और ये किसे बोला जाता है? तो आज के इस सेशन में इन सभी डाउट को हम लोग क्लियर करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब चलो काउंटर पार्ट में हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम भी है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, वो सारा फैक्टर इनकम जो कि मेरे कंट्री में नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जाता है। तो बच्चों लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, हम लोगों ने क्या बोला कि डोमेस्टिक इनकम में ये फैक्टर इनकम अर्न होता है किसके द्वारा, देश के नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं तो उसमें देश में सारा फैक्टर इनकम जो अर्न हो रहा है किसके द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। अब ये मैटर नहीं कर रहा है कि ये इनकम मेरा जनरेट कहां हो रहा है। अब आइदर ये मेरे कंट्री में हो सकता है या मेरे इकोनॉमिक टेरिटरी से में हो सकता है। सर इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब वो हिस्सा जहां पे कंट्रोल मेरे कंट्री का होगा। ठीक है, गुड्स पे, कैपिटल पे और पीपल का मूवमेंट पे पूरी तरीका से मेरे कंट्री का कंट्रोल हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट जो मेरे कंट्री से बाहर सिचुएटेड। ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो चलो ये रहा डेफिनेशन जो हम लोगों ने अभी कवर किया, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। तो नेशनल इनकम को हम लोग शॉर्ट एब्रिविएशन से इंडिकेट करते हैं, वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सर ये डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है? तो आज के सेशन में हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग जानेंगे फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम में क्या फर्क है सर, डोमेस्टिक टेरिटरी में एक्चुअली में डोमेस्टिक टेरिटरी सर बोला किसे जाता है, और नॉर्मल रेसिडेंट जो सर बार बार आप यहाँ पे रिपीट करते जा रहे हो, तो ये नॉर्मल रेसिडेंट जो वर्ड है ये है एक्चुअली क्या? क्लियर है? तो यहाँ के नीचे फॉर्मूला लिखा है कि डोमेस्टिक इनकम में अगर हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर दे तो मेरा नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जहां हम लोग फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में चीजों को और भी अच्छी तरीका से और गहरी तरीका से समझेंगे, ताकि मेरा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का जो फंडा है ना बच्चों, वो और इजीली हमें समझ में आ जाए। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है फैक्टर इनकम।
और ट्रांसफर इनकम। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं इसे कि क्या होता है सर। चलो, तो क्या पढ़ना है हम लोग को क्लास अभी? फैक्टर इनकम हमारा, ठीक है, और ट्रांसफर इनकम के बारे में हम लोग जानेंगे कि सर फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम किसे बोलते हैं या दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने बात किया कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब होता है इनकम, ठीक है, वो इनकम जो हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है, वो इनकम जो हम लोग रिसीव करते हैं बाय रेंडरिंग सम फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके, तो इसे बोला जाता है फैक्टर इनकम। सर ट्रांसफर इनकम का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर इनकम का मतलब हुआ कि वो इनकम, ठीक है, वो इनकम जो हम लोग रिसीव किए, ठीक है, जो हम लोग रिसीव किए विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस, विदाउट प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, हम लोग क्या बोले कि वो इनकम जो हम लोग जनरेट करते हैं बिना फैक्टर सर्विस दिए हुए, बिना फैक्टर सर्विस दिए हुए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम। अब देखो क्लास, हम लोगों ने पढ़ा था कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड होता है हाउस होल्ड के द्वारा सर्टेन, कौन कौन सा? लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल और इसके साथ साथ इंटरप्राइज, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। लैंड के बदले हमने लेना रहता है रेंट, लेबर के अगेंस्ट क्या मिलता है? हमने सैलरी और वेजेस, सैलरी और वेजेस। कैपिटल के अगेंस्ट हम लेते हैं इंटरेस्ट को और फाइनली इंटरप्राइज के अगेंस्ट हमें मिलता है प्रॉफिट। तो ये सारा का सारा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। और ये सारा इनकम जनरेट हुआ कैसे? तो हाउस होल्ड ने जब ये सारा का सारा जब फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया, ठीक है, तब उसे ये फैक्टर इनकम जनरेट हुआ। लेकिन सर ट्रांसफर इनकम में ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रांसफर इनकम में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होता है, डायरेक्टली ये पैसा मिल जाता है। इसका मतलब है कि फैक्टर इनकम में अर्न किया जाता है, ठीक है, ये है अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये हुआ मेरा अर्निंग कॉन्सेप्ट। वही दूसरी तरफ सर ट्रांसफर इनकम में जब हम कमाते नहीं है, सिर्फ पैसा रिसीव करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिसीव कॉन्सेप्ट। अब अगर रिलेशनशिप बोले दो पार्टी के बीच में, तो फैक्टर इनकम कम से कम दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट से होता है, कम से कम दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट से, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं बाइलैटरल ट्रांजैक्शन। बाइलैटरल मतलब दो तरफा ट्रांजैक्शन होगा, क्योंकि अगर हाउस होल्ड लैंड प्रोवाइड करेगा तभी उसे रेंट मिलेगा, ठीक है। अब यहां हम लोग बात करें ट्रांसफर इनकम के बारे में, तो ट्रांसफर इनकम क्या है? ये है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। सर यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ बच्चों कि जहां पे दो पार्टी इंगेज नहीं होता है किसी भी पैसा का लेन देन में, ठीक है ना, यानी सिर्फ पैसा को लिया जाता है, बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं होता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सर आपने तो समझा दिया फैक्टर इनकम का क्या एग्जांपल हो सकता है, ट्रांसफर इनकम का एग्जांपल देके बताओ ताकि मोर क्लियरेंस है। अब देखो, जैसे हम बात करें कि हमने कहीं से गिफ्ट रिसीव किया या कहीं से हमें कोई छूट मिला, ठीक है, या फिर स्कॉलरशिप रिसीव हुआ, ठीक है, या फिर कोई जुआ का पैसा अगर मिला है, ठीक है, etc। तो ये सारा पैसा आप गौर करोगे ना, इनमें कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जस्ट डायरेक्टली पैसा हमें मिल जाता है या फिर हम पैसा देते हैं। तो हर वो ऐसा पैसा जिसमें कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड किया गया हो और वो सिंपल रिसीव हो जाए, उसे हम लोग ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। और ये ट्रांसफर इनकम मेरा नेशनल इनकम को कंप्यूट करने में यूज नहीं होता है। तो जब हम लोग नेशनल इनकम का बात करते हैं ना, तो हम लोग ट्रांसफर इनकम को उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि फैक्टर इनकम कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करके मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर इनकम हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और ट्रांसफर इनकम हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो चलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर ले। फैक्टर इनकम वो इनकम हुआ जिसके अगेंस्ट हम कुछ फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसफर इनकम हमारा वो इनकम हुआ जिसके अगेंस्ट कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जैसे सर जैसे हुआ रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। वही ट्रांसफर इनकम में जब कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, एक साइड हमें पैसा मिल रहा है, तो ये रिसीव कॉन्सेप्ट है, और फैक्टर इनकम हमारा अर्निंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्टी इन्वॉल्व होता है, या तो पैसा हम लेना है या तो पैसा हमने देना है, जबकि बायलैटरल ट्रांजैक्शन होता है फैक्टर इनकम में, यानी कि दो पार्टी इंगेज होगा, एक सर्विस प्रोवाइड करेगा जिसके अगेंस्ट उसने पैसा दूसरे पार्टी से लेना है, और फैक्टर इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। वहीं ट्रांसफर इनकम चूंकि सिर्फ और सिर्फ पैसा रिसीव किया जाता है बिना कोई सर्विस प्रोवाइड किए हुए, जैसे गिफ्ट्स,
ग्रांट्स, स्कॉलरशिप, गैम्बलिंग का पैसा, तो इसे नेशनल इनकम कंप्यूट करने में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आई होप बच्चों लोग आप लोग को ये ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम तो समझ में आ गया होगा। तो चलो वापस से हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं जो हम लोगों ने अभी बात करा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात करा था अभी? हम लोगों ने बात किया था अपना डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में। तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में पहला फिनोमेना जो कॉमन था वो था सर फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, तो मेरे ख्याल से बच्चे लोग फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो होगा डोमेस्टिक टेरिटरी। सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी किसे बोलते हैं? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आ गया डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर लेमैन नॉर्मल भाषा में बात किया जाए या लेमैन लैंग्वेज में अगर बात करें या नॉर्मल सी भाषा में बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। समझ में आया बच्चों? ठीक है, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसके आधार पे हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी इससे कहीं बड़ा है और इसे हम लोग पॉलिटिकल नहीं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक टेरिटरी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक टेरिटरी। तो सर डोमेस्टिक टेरिटरी का सिंपल से अगर हम लोग बात बोले ना तो डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब होता है कि वो इकोनॉमिक टेरिटरी जहां पे पीपल, ठीक है, प्लस गुड्स प्लस कैपिटल, इन तीनों चीजों का जो सर्कुलेशन है ना, इन तीनों चीजों का जो सर्कुलेशन है सर वो हमारे कंट्री के द्वारा होगा। वो होगा हमारे कंट्री के द्वारा, भारत यानी हमारा देश इंडिया के द्वारा। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं सर? ये हमारा क्या हुआ? डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हम मानते हैं, अब मान के चलो कि इंडिया का एक एम्बेसी है। ठीक है, इंडिया का एम्बेसी है। एम्बेसी समझते हो बच्चों? नहीं सर नहीं समझते हैं। अब ऐसे मानो कि अगर एक हमारा कंट्री का कुछ लोग फॉरेन कंट्री यूएसए जाता है। ठीक है, फॉरेन कंट्री यूएसए में जाने के बाद अगर उसे कोई भी परेशानी होता है तो हमारा सेटअप किया हुआ एक ऐसा संस्था है या एक ऐसा बिल्डिंग है जहां जाके वो अपने ग्रीवेंसेस या परेशानी को सुलझा सकता है या फिर उसे बता सकता है, तो उसे हम बोलते हैं एम्बेसी। सबसे सिंपल भाषा में अगर समझना है तो ऐसे समझो। अब ये बताओ कि अगर ये यूएसए, ठीक है, ये है मेरा यूएसए और यूएसए में अगर एक बिल्डिंग सिचुएटेड है जो भारत का है एम्बेसी, ये किसका है? ये मेरे कंट्री का एम्बेसी है। तो बताओ बच्चों ये होगा किसका? ये किस कंट्री का होगा? तो सर ये बेसिकली हो जाएगा हमारे भारत देश का। किसका हो जाएगा बच्चों? ये होगा सर हमारे भारत देश का। अरे वाह सर, आप तो भारत का नक्शा अच्छा खासा बना लिए। चलो तो समझ में आया बच्चों इंडियन एम्बेसी का मतलब क्या हुआ। तो अब ये बताओ कि इस एम्बेसी में अगर पीपल, गुड्स या कैपिटल का मूवमेंट हो रहा होगा तो क्या वो मेरे कंट्री का होगा कि यूएसए का होगा? यस सर, अब हमें समझ में आ गया, ये होगा सर हमारे देश का। तो समझ में आ गया बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। चलो कुछ और डीप कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। हमने क्या बोला? पीपल, गुड्स और कैपिटल का सर्कुलेशन हमारे कंट्री में होना चाहिए। अब इससे मैटर नहीं करता है सर कि उसका ओनरशिप किसका है। ठीक है, जैसे सर एग्जांपल दीजिए, मान लो इंडिया है हमारा। ठीक है, अब इंडिया में एक बिल्डिंग, एक फैक्ट्री सेटअप हुआ। अब ये फैक्ट्री सेटअप हुआ किसका? मान लो ये फैक्ट्री सेटअप करता है कोई फॉरेन कंपनी, जैसे कि कोई भी कंपनी मानते हैं हम लोग। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? चलो हम बात करते हैं लेस का। एक लेस का फैक्ट्री हमारे कंट्री में सेटअप हो गया। ठीक है, तो क्या सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? जो कि ये फॉरेन कंपनी है, किसी फॉरेन के द्वारा ओन्ड है ये। तो हमने देखना है कि इस बिल्डिंग में सारा का सारा वर्क जो हो रहा है, चाहे पीपल का मूवमेंट हो, चाहे गुड्स का मूवमेंट हो, चाहे इसमें कैपिटल का मूवमेंट हो, क्या वो मेरे कंट्री से बिलोंग कर रहा है? क्या मेरे कंट्री में हो रहा है? हाँ सर ये हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। समझ में आया? यानी कि कोई भी फॉरेन कंपनी, ठीक है ना, लोकेटेड इन इंडिया विल बी कंसिडर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब चलो उसी टाइप से हम लोग एग्जांपल लेते हैं दूसरा। तो सर हमने बोला कि ये है सर हमारा यूएसए। ठीक है, अब यूएसए में हमारा कोई इंडियन कंपनी है। ये इंडियन कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये तो मेरे कंट्री का है, ये है हमारे मुकेश अंबानी सर, इनका है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसका ऑपरेशन मान लो यूएसए में चल रहा है। तो क्या आप इसे इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानोगे? सर एक मिनट, अब आपके डेफिनेशन के अनुसार हमको सोचने दो पहले आप। सर पीपल का मूवमेंट तो हमारे बाउंड्री में नहीं हो रहा है, सर गुड्स का भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, कैपिटल का भी कंट्रोल या सर्कुलेशन हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है, यानी सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। आई थिंक सो सर, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, तो कोई भी इंडियन कंपनी अगर फॉरेन कंट्री में हो
इंडियन कंपनी अगर कोई फॉरेन कंट्री में सिचुएटेड हो तो इसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं मानते, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ पीपल, गुड्स और कैपिटल मेरे कंट्री में होना चाहिए, तभी उसे माना जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब नेक्स्ट आता है, सपोज करो हम क्या बोले, ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस हुआ, ठीक है, या फिर ऑयल का रिग्स हो गया। रिग्स मतलब समझते हो बच्चे पार्टी, इसे बोलते हैं कंटेनर। आप लोग देखे होंगे शिपयार्ड वगैरह में बड़ा बड़ा पानी का जहाज के पास कंटेनर होता है जिसमें गुड्स और जो भी है वो ट्रैवल करता है। अब सपोज करो ये मूव कर रहा है, ठीक है, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया या रिग्स हो गया, ये मूव कर रहा है कहां, ये मूव कर रहा है सर साउथ अफ्रीका, ठीक है, से लेके सर साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है। ये यहां से जा रहा है, फिर वापस ये आ रहा है मूव होते होते कहां पे, वापस से आ रहा है सर हमारे कंट्री की ओर, और ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड है इंडिया के द्वारा। तो क्या सर इसे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा? हाँ बिल्कुल बच्चों, कोई भी ऑयल, नेचुरल गैस या ऑयल रिग्स हो गया, या फिर हमारा एयरप्लेन, ठीक है, या फिर हमारा कोई भी मिलिट्री बेस, अगर वो दूर दराज कहीं भी सिचुएटेड हो, लेकिन अगर उसमें कंट्रोल, उसका सर्कुलेशन पीपल का, गुड्स का, कैपिटल का मेरे कंट्री के द्वारा हो रहा होगा, तो उसे हम लोग पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे। उसे हम लोग पार्ट किसका मानेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो समझ में आया बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता है, ये कहीं बड़ा वर्ड है। इसका मतलब होता है आर्थिक एरिया, इकोनॉमिक टेरिटरी, जहां पे लोगों का, गुड्स का, ठीक है, यानी कि सामान का और कैपिटल का मूवमेंट जो है, उसका सर्कुलेशन वो मेरे कंट्री से बिलोंग करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। तो आई होप बच्चे लोग आप लोग का ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया होगा और आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो चलो वापस से आते हैं अपने डेफिनेशन की ओर, जहां हम लोगों ने क्या पढ़ा, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एनडीपी या टेफसी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सर फैक्टर इनकम विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, हाँ सर अब समझ में आ गया सर फैक्टर इनकम का मतलब क्या होता है और डोमेस्टिक टेरिटरी का भी मतलब क्या होता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे रेसिडेंट के बारे में, ठीक है, कि रेसिडेंट किसे बोलते हैं। तो चलो अब हम लोग जानते हैं कि रेसिडेंट का मतलब होता क्या है सर, नॉर्मल रेसिडेंट किसे बोला जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चे लोग, वो है कौन सा, वो है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट, ठीक है। चलो अब इसे समझते ये क्या होता है। तो अक्सर बच्चे लोग एक गलती करते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट को सिटीजन के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। सिटीजन का मतलब कुछ और होता है। सिटीजन का मतलब हुआ वो देश का ही नागरिक है, तो या तो उसका जन्म मेरे भारत देश में हुआ है, या फिर मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन लॉ उसे लीगलाइज कर रहा है कि वो मेरे देश का नागरिक। लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। सबसे पहले कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई XYZ अगर कोई भी पर्सन है, मान लो ये पर्सन का नाम है रामू, ठीक है, और ये कहीं बाहर देश का है, तो रामू मेरे भारत देश में रह रहा हो कितने समय के लिए, 1 साल या मोर, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो नागरिक है मेरे देश का, ठीक है, वो निवासी है फिलहाल के लिए मेरे देश का। तो अब समझ में आया पहला कंडीशन टू बी ए नॉर्मल रेसिडेंट। तो इन ऑर्डर टू बी द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अ पर्सन मस्ट बी स्टेड इन आवर कंट्री फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। और सर क्या और भी कोई कॉन्सेप्ट है? हाँ बच्चे लोग, एक और कॉन्सेप्ट है, दूसरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये भी उसका मेरे भारत देश से जुड़ा, तभी हम लोग मानेंगे कि वो मेरे भारत देश का नागरिक है। सर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब, इसका मतलब है या तो गुड्स का प्रोडक्शन, या तो गुड्स का कंजम्पशन, या तो पैसे से लेके किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट, इन सब तीनों चीज में से कोई भी फंक्शन वो भारत देश में कर रहा, तभी उसको हम लोग मानेंगे नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, आप लोग CBSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड में अपीयर करने वाले हो बोर्ड एग्जाम में हमारा, ठीक है, इस सेशन में यानी अपकमिंग सेशन 26-27 वाला, तो बोर्ड एग्जाम में हमें ज्यादा फोकस जो करना होगा वो होगा इस पॉइंट में, ठीक है। कौन सा पॉइंट सर? कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका मेरे भारत देश में होना चाहिए, तभी हम उसे क्या मानेंगे कि वो मेरे भारत देश का नागरिक, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को कैटेगराइज करना है नॉर्मल रेसिडेंट, तो दो कंडीशन होना चाहिए। पहला, या तो मेरे भारत देश में 1 साल या उससे ज्यादा रहा हो, और साथ ही साथ उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक मतलब सर पैसा, तो आर्थिक रूप से मेरे भारत देश में उसका कहीं ना कहीं योगदान रहा हो, या मेरे भारत देश से उसका लेन देन रहा हो। जैसे सर
या तो यहाँ पे प्रोडक्शन करना, या तो यहाँ कंजम्पशन करना, या तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो मेरे भारत देश का नॉर्मल रेसिडेंट, तभी वो मेरे भारत देश का नॉर्मल रेसिडेंट। तो चलो बच्चों, आई होप कि आप लोग को ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट अपना पढ़ रहे थे क्या, नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में। अब हम लोग वापस से आते हैं नेशनल इनकम, जो हम लोगों ने अभी देखा। तो नेशनल इनकम में हम लोग क्या पढ़े कि सर हर वो फैक्टर इनकम जो अर्न किया जाता है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा। अब इससे मैटर नहीं कर रहा है सर कि मेरे कंट्री में वो पैसा जनरेट हो रहा हो या मेरे कंट्री से बाहर जनरेट हो रहा हो, उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं। वहीं सर डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है सर, कि हर वो फैक्टर इनकम जो अर्न हो रहा हो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, और ये अर्न कर रहा हो नॉर्मल रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी या डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एनडीपी एट एफसी, और नेशनल इनकम को लिखते हैं एनएनपी एट एफसी। तो चलो बच्चों, डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम दोनों में एक्चुअली क्या डिफरेंस है, इसको अब हम लोग समझते हैं मोर डीपली। ठीक है, तो यहाँ गौर करना, यहाँ गौर करो। जब हम लोगों ने बोला डोमेस्टिक इनकम के बारे में, ठीक है बच्चे लोग, अब सभी कोई कान खोल के सुनोगे जो हम समझाने जा रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सर सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, ये होता है हमारा सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ठीक है, जिसे कमाया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और ये अर्न किसके द्वारा किया जाता है, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा प्लस नॉन रेसिडेंट के द्वारा, नॉन रेसिडेंट के द्वारा। समझ में आया, एक अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, कितने साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब चलो बच्चों, थोड़ा सा नीचे हम यहाँ लिखने वाले अपना नेशनल इनकम। क्या लिखने वाले हम लोग, सर हम लोग लिखने वाले हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। हाँ सर, इसका मतलब हुआ सारा का सारा फैक्टर इनकम जो कि नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जा रहा है। जो किसके द्वारा अर्न किया जा रहा है सर, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जा रहा है। ठीक है सर, अब नो मैटर वेयर द इनकम इज अर्नड, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न किया जा रहा हो, डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हो रहा है, या फिर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अर्न हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस क्या हुआ। तो यहां गौर करना बच्चों कि डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड है, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड है फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट, अर्न बाय नॉन रेसिडेंट। ठीक है, कहां पे, डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, और फैक्टर, दूसरा फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जा रहा है, जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जा रहा है आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। तो ये क्या है, ये मेरा इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है सर। ठीक है, और ये मेरा डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड है, ये मेरा डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूडेड है। यानी कि ध्यान से सुनो बच्चे लोग, यानी कि अगर हम डोमेस्टिक इनकम से फैक्टर इनकम जो नॉन रेसिडेंट अर्न कर रहा है मेरे कंट्री के अंदर, मेरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, इसे अगर हम हटा दे और फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न होता है अब्रोड यानी फॉरेन कंट्री में, इसे अगर हम इंक्लूड कर ले, इसे अगर हम इंक्लूड कर ले, तो मेरा आ जाएगा क्या बच्चों, नेशनल इनकम। फिर से सुनोगे कि डोमेस्टिक इनकम में अगर हम लोग फैक्टर इनकम जो नॉन रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जा रहा है मेरे कंट्री पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, अगर हम इसे एक्सक्लूड कर दे, हटा दे, कट किया है ना हमने, हटा दे, और फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा अर्न किया जा रहा है मेरे कंट्री से बाहर, अगर हम इसे इंक्लूड कर ले, तो क्या आ जाएगा मेरा नेशनल इनकम। तो इसको एक तरीका से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन एब्रोड। ठीक है, ये इसे हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, और फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसे हमने लेस कर देना, इसे हमने लेस कर देना। तो मेरा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। यानी इन दोनों का नेट इफेक्ट को अगर हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करें तो नेशनल इनकम आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट इफेक्ट। यानी कि नेट क्या, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम जो हम लोगों ने कहां अर्न किया, जो हम लोगों ने बाहर से अर्न किया, हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट ने। तो सर
अगर डोमेस्टिक इनकम में हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दे तो मेरा नेशनल इनकम आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? यानी कि डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग क्या ऐड करें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर इसे हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है मेरा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो सर, अब हम लोग का ये जो टॉपिक है ना सर, वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया और हम लोग को समझ में आ गया सर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो समझ में आया बच्चों कि डोमेस्टिक इनकम में अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का नेट इफेक्ट को अगर ऐड किया जाए तो हमारा नेशनल इनकम आ जाता है। तो बेसिस में अब हम डिफरेंस देखते हैं सर डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का थोड़ा सा। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है कि वो फैक्टर इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी के विद इन अर्न किया जा रहा है, और नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, मेजर रोल किस पे है कि सर फैक्टर इनकम जो मेरा रेसिडेंट के द्वारा इंक्लूड किया जाता है। और डोमेस्टिक इनकम में हम लोग NFI क्या देखते हैं, इंक्लूड नहीं होता है, पहले से इंक्लूडेड नहीं रहता है। वही नेशनल इनकम में NFI पहले से इंक्लूडेड रहता है। तो आई होप बच्चे लोग यहाँ तक टॉपिक आप लोग का सभी का क्लियर होगा। तो बहुत जल्द हम लोग अपने अगली क्लास में मिलेंगे जहां हम लोग अपने नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड और भी कुछ स्मॉल टॉपिक्स को और इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे ताकि नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। टिल देन सभी कोई बाय बाय, टाटा, टेक केयर और सभी कोई अच्छे से रहना और बोर्ड का प्रिपरेशन करते रहना।